Hello students, welcome back. Hope you all are doing absolutely fine. And we were doing the chapter electricity, subject physics for class 10. And in today's session, we will learn about the one of the most important topic of this chapter, that is Ohm's law, and how to verify it, and the concept of resistance also we will study in this lecture only. And let's recall what we have learned in the previous session. We were discussing the electric potential difference, the SI unit of electric potential, that is volt, and we have also learned about the definition of 1 volt and the device which is used to measure electric potential difference, that is voltmeter. And voltmeter is always connected in parallel. Why and how I'll show you later on in this chapter only. And we also have learned about the circuit diagram and the different symbols for the different components of a electric circuit, right? So now I think you all have understood the topics that we have done till now. Now the next topic that we are going to do today is Ohm's law. There is a scientist or a physicist known as George Simon Ohm, right? In 1826, he studied the relationship between electric current and potential difference. And potential difference. As we know that electric current is denoted by I and potential difference is denoted by delta V or V. We can write V here in this law only. delta V हमें पता है, तो मोस्टली हम बेटा पोटेंशियल डिफरेंस टर्म ही यूज़ करेंगे इस चैप्टर में. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा यूजेबल नहीं है, तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस है वो अंडरस्टूड पोटेंशियल डिफरेंस है, पर सिंबल उसका हम डेल्टा वी यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे वी ओनली. ठीक है. नाउ तो उसने जब रिलेशन स्टडी किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और वो एक कंक्लूजन में पहुंचा, और कंक्लूजन पे पहुंचने के बाद उसने एक स्टेटमेंट दी, वो ओहम लॉ बन गया. और वो स्टेटमेंट क्या थी, तो हम लिखेंगे ओहम लॉ. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, दैट इज ओहम लॉ स्टेट्स दैट, यहाँ से शुरू होगा, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर. याद रखना प्लीज़, फ्लोइंग थ्रू ये वर्ड ही लिखना है, पासिंग थ्रू नहीं लिखना, फ्लोइंग इन नहीं लिखना. ठीक है, फ्लोइंग थ्रू ये वर्ड लिखना ज़रूरी है, डेफिनेशन में ऐसे ही लिखना है. करंट हमेशा फ्लो करता है थ्रू द कंडक्टर. ठीक है, फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर is directly proportional to the potential difference applied across. ये वर्ड पोटेंशियल डिफरेंस के साथ लिखना ज़रूरी है, अप्लाइड अक्रॉस, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा हम बैटरी के साथ प्रोवाइड करते हैं, अप्लाई करते हैं, और वो एंड्स के अक्रॉस होता है. सपोज ये वायर है, तो इसके इस एंड पे होगा और इसके इस एंड पे होगा, तो ये दोनों एंड्स पे होगा, तो अप्लाइड अक्रॉस लिखना ज़रूरी है. अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर. Provided the temperature and the physical conditions of the conductor remains constant or same. Provided better temperature and other physical conditions remains constant.
ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाली लाइन भी ऐड करना, जो मैंने अंडरलाइन किया है वो प्लीज़ याद रखना। फ्लोइंग थ्रू होता है करंट हमेशा, एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। एंड वन थिंग मोर, द प्रोवाइडेड टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशंस रिमेन्स कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर चेंज हो गया तो ऑब्वियसली ये लॉ वेरीफाई नहीं होगा, ये लॉ गलत हो जाएगा। क्यों बताऊंगा आगे, क्योंकि एक टर्म होती है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। तो ये बताऊंगा, इसलिए टेम्परेचर और अदर फिजिकल कंडीशंस जो हैं अराउंड दैट एक्सपेरिमेंट दैट वी आर डूइंग, इट शुड बी कांस्टेंट और सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या है ओम्स लॉ? द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the potential difference applied across the ends of the conductor provided temperature and other physical conditions remains constant। मैंने यहाँ पे other नहीं लिखा, तो I'm writing here please other physical conditions remains constant। तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकली दिस लॉ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ, आपको शो करूँ, तो बेटा मैथमेटिकली बेटा आएगा मैथमेटिकली इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इलेक्ट्रिक करंट दैट इज आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। और उसने जो लिखा वो लिखा वी, कैसे लिखा, और वो बोल सकते हैं हम वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के बाद हम लगाते होते हैं हमेशा दो चीज़ें, एक इक्वल टू एंड प्लस वन कांस्टेंट। तो उसने जो कांस्टेंट यूज़ किया, और वी कैन से v इज इक्वल टू आई आर, दिस इज नथिंग बट ओम्स लॉ, एंड वेयर आर इज कांस्टेंट कॉल्ड एज रेजिस्टेंस, ठीक है। वेयर आर इज़ अ कांस्टेंट नोन एज रेजिस्टेंस, उन्होंने इसको नाम दिया ओम ने रेजिस्टेंस। और ये हमेशा वो बोलता एक पर्टिकुलर कनेक्टर के लिए ये रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होगा। जो हमने एक बार वायर ले ली या कोई भी कनेक्टर ले लिया, वायर भी एक कनेक्टर ही है ना, जिसमें से करंट फ्लो करता है। जिस भी चीज़ से फ्लो करंट करेगा वो कनेक्टर है, चाहे वो वायर है, चाहे वो आयरन का पीस है, चाहे वो कॉपर का पीस है, चाहे वायर है उसकी, एंड चाहे वो डिवाइस है, बल्ब है, ठीक है, वो कनेक्टर है। तो उसका वो बोलता है हमेशा एक रेजिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और जैसे जैसे हम उसका पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज़ करेंगे, मतलब जितनी बड़ी बैटरी लगाएंगे उतना ज़्यादा उसमें करंट फ्लो करेगा। ये सिंपल है, पंजाबी में बोलना हो तो ऐसे बोलेंगे, मतलब अगर आप सिंपल ऑफ द लैंग्वेज बोलना होवे कि जितनी बड़ी बैटरी लगावांगे उतना ही ज़्यादा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ करंट फ्लो करेगा। इट मीन्स the greater the potential difference is applied across the ends of the conductor, more will be the electric current flow through the conductor, okay। तो वो उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो करेगा कंडक्टर के बीच में से। और एक चीज़ और, बच्चे ये लिखने में हमेशा दिक्कत करते हैं, हमेशा ये बच्चों का गलत होता है। क्यों? क्योंकि लिखा डेफिनेशन में क्या है, इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, तो बच्चे इसी में लगा देते हैं ऐसे ही कि I इज इक्वल टू वी आर। ये रॉन्ग हो गया बेटा, क्योंकि v इज इक्वल टू आई आर है, I इज इक्वल टू वी आर नहीं है, तो ये रॉन्ग है प्लीज़। तो इसको लिखने से पहले क्या करना, आप प्लीज़ इसको चेंज कर लेना, v इज इक्वल टू आई आर। बट अगर आपने इसको ऐसे ही लिखना है, आपने चेंज नहीं करना, तो I इज इक्वल टू क्या करना है, v अपॉन आर है। ये भी सही है, क्योंकि ये v इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, आई आर बन जाएगा। मतलब अगर आपने I लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है, v राइट हैंड साइड पे रखना है, तो जो कांस्टेंट है वो इसके साथ नहीं लगेगा, वो इसके नीचे लगेगा, राइट। अगर v लेफ्ट हैंड साइड पे है, I राइट हैंड साइड पे है, तो जो कांस्टेंट है वो I के साथ लगेगा। तो ये दोनों ही सही हैं, बट कोशिश करना कि इसकी आदत डाल लो, क्योंकि मोस्टली आपको यही दिखेगा लिखा हुआ हर एक बुक में, कॉपी में। तो प्लीज़ इसको ये याद रख लेना। अगर ऐसे याद करना है तो इसको v अपॉन आर कर लेना, ये थोड़ा टिपिकल बन जाएगा, क्योंकि हमें हैबिट होती है कि हम कांस्टेंट उसके साथ ही लगाते हैं, नीचे नहीं लगाते, इसलिए ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, क्योंकि ये ऐसे ही आएगा बेटा, क्योंकि अगर ऐसे मैं लिखूँगा ना, I इज इक्वल टू वी आर लिखूँगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो v इज इक्वल टू क्यों रॉन्ग हो जाएगा बाद में बताता हूँ आपको मैं, ये समझ लेना प्लीज़, क्योंकि उसका लॉ बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा अगर आप I इज इक्वल टू वी आर लिखते हो। I इज इक्वल टू वी अपॉन आर लिखते हो तो सही होगा, ठीक है। क्योंकि ना इसमें और इसमें दोनों में एक चीज़ है कि करंट, इसको मैं लिखूँ ऐसे, इसको मैं v अपॉन आर इज इक्वल टू आई लिख सकता हूँ ना, सेम ही बन गया।
इस दोनों में क्या सिमिलरिटी है, ये क्यों सही है? क्योंकि इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम कांस्टेंट कर दें, मतलब बैटरी एक पर्टिकुलर अमाउंट की लगा दें, तो रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? करंट के, ठीक है। और जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा किसी भी कंडक्टर का, उतना करंट उसमें कम फ्लो करेगा, तो यही सही है। पर उसके अकॉर्डिंग जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, ऐसा नहीं होता। रेजिस्टेंस वर्ड पता किससे आया है? रेजिस्टेंस वर्ड आया है एक वर्ड दैट इज रेजिस्ट, और रेजिस्ट मीन्स टू अपोज, रोकना। किसे रोकना? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रोकना, ठीक है। दैट इज मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो रुकेगा तो करंट भी रुकेगा। तो रेजिस्टेंस हमेशा बेटा करंट के क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनली रहेगा। तो V इज इक्वल टू आई आर आएगा बेटा, हमेशा याद रखना ये। और I इज इक्वल टू वी आर नहीं आएगा, I इज इक्वल टू V अपॉन आर आएगा। क्लियर? ओके। सो वेयर आर इज अ कांस्टेंट नोन एज रेजिस्टेंस, एंड ऑल्सो वी कैन राइट इट एज, यहाँ से मैं ऐसे इसको लिख सकता हूँ, V अपॉन आई इज इक्वल टू आर। मीन्स V अपॉन आई की वैल्यू एक पर्टिकुलर कनेक्टर के लिए हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, बिकॉज R इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, ठीक है। ओके। और इससे, इस रिलेशन से हम ओहम्स लॉ को एक अदर फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन नहीं बोलेंगे, स्टेट कर सकते हैं। तो द ओहम्स लॉ कैन बी स्टेटेड एज, ओहम्स का O कैपिटल आएगा, कैन बी स्टेटेड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल, ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, और ये क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस के साथ क्या लगेगा? अप्लाइड अक्रॉस, applied across the ends of conductor, राइट, ये लिखना था। टू द क्यों लिखा है मैंने? यहाँ पे मैंने लिखा है रेशियो दिस टू द इलेक्ट्रिक करंट। कोशिश करना करंट के साथ वर्ड इलेक्ट्रिक लगा देना, क्योंकि करंट एयर का भी होता है, एयर करंट दैट इज कॉल्ड विंड। करंट वाटर का भी होता है, ठीक है। तो करंट मत लिखना, यूज़ करना ज़्यादा, इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा बेटर है अगर यूज़ करोगे। वो करंट गलत नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास यही चैप्टर है जिसमें करंट यूज़ हो रहा है, तो करंट इलेक्ट्रिक करंट की बात होगी तो पता है। बट इलेक्ट्रिक करंट की आदत डाल लोगे, हैबिट, तो ज़्यादा बेटर है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट remains unchanged, or we can say that remains constant. Unchanged और constant बेटा सेम थिंग है। if temperature and other, बेटा मैं टेम्परेचर की शॉर्ट फॉर्म लिखी है, पर यू आर नॉट सपोज टू राइट द शॉर्ट फॉर्म्स इन द एग्जाम्स। टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस रिमेन्स सेम। मैं कंडीशन की शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, रिमेन्स, क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी है, हर बार ही होती है वो, आपको पता ही है। क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग माशाल्लाह है, बहुत ज़्यादा अच्छी है ना। एंड समझ आती है सभी के, क्या करूँ, कभी मान नहीं किया मैंने इसको। चलो, ये मान करने वाली बात है भी नहीं, है ना। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। देखो बेटा, ओम लॉ को हम ऐसे भी स्टेट कर सकते हैं कि द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कनेक्टर टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कनेक्टर इज ऑलवेज constant or remains unchanged if the temperature and other physical conditions remains constant. Okay, so this is how we can state Ohm's law also. But अगर आपको एग्जाम में आया what is Ohm's law, तो state Ohm's law, तो आपने प्लीज़ यही डेफिनेशन देनी है पहले वाली कि it can be state as the electric current flowing through connector is directly proportional to the potential difference applied across the ends of the connector. तो मैंने आपको दो डेफिनेशन करवा दी, दो स्टेटमेंट्स करवा दी, पर आपको यही स्टेटमेंट ज़्यादा लिखनी है, ठीक है। और मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, अभी हमने किया कि V अपॉन आई इज ऑलवेज इक्वल टू अ कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज़ V अपॉन आई इज ऑलवेज इक्वल टू R, दैट इज कांस्टेंट।
बेटा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें कि अगर मैं v एंड i में ग्राफ प्लॉट करूँगा तो वो क्या आएगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे v बढ़ेगा वैसे वैसे i बढ़ेगा, तो स्ट्रेट लाइन आएगा पासिंग थ्रू द ओरिजिन और मेकिंग सम एंगल विद एक्स एक्सिस। इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, हमने किया है 9th में। स्ट्रेट लाइन, ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड मेक सम एंगल विद एक्स एक्सिस और फ्रंट एक्स एक्सिस ही बोलेंगे, ठीक है ना। ये हो गया। अभी हम इसका अगर फाइंड करेंगे स्लोप, क्या फाइंड करेंगे, स्लोप फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला था हमारे पास, पता है हमें कि हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे किसी भी पॉइंट पे, यहाँ से एक क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये O है, सपोज ये A है, ये B है, ये क्या बन गई, राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। और स्लोप फाइंड करने के लिए हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये क्योंकि हम एंगल ये वाला कंसीडर कर रहे हैं तो ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा हमारे पास बेस। तो स्लोप हमारे पास आएगा AB अपॉन क्या आएगा बेटा, OB। अगर हम इसको देखें AB को, तो जो AB है, AB इज इक्वल टू क्या है, VA, और जो OB है वो क्या है, इज इक्वल टू I है ना। तो V अपॉन I इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, R इज resistance, right? So we can say that the slope of VI graph is always equal to the resistance of the conductor, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना कि अगर स्लोप फाइंड करना है ग्राफ से तो हम हमेशा क्या फाइंड करेंगे, उसका जो सॉरी रेजिस्टेंस फाइंड करना है ग्राफ से तो हम उसका स्लोप फाइंड कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस। बेटा मोस्टली बुक्स में इसको VI ग्राफ बोला हुआ है, पर कुछ बुक्स में क्या दिया हुआ है कि अगर मैं आपको वो भी करवा रहा हूँ, वो भी सुन लो, कि इसको VI ग्राफ नहीं बोलना, इसको बोलना है IV ग्राफ। क्या बोलना है, IV। मतलब जो कंपोनेंट हमने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लिया है उसको पहले बोलना है, जो Y एक्सिस के अलॉन्ग लिया है उसको हमने बाद में बोलना है। तो इसका जो है वो बनेगा IV ग्राफ, ठीक है, IV ग्राफ। तो हम बोलेंगे कि स्लोप ऑफ IV ग्राफ इज ऑलवेज इक्वल टू द रेजिस्टेंस, राइट। बट अगर मैं यहाँ पे एक और ग्राफ बनाऊँ इससे रिवर्स, कि मैं V यहाँ पे ले लूँ और I इधर ले लूँ, तो ये कौन सा ग्राफ है, दिस इज़ VI ग्राफ। और इसका मैं अगर फाइंड करना हो स्लोप ऑफ VI ग्राफ, VI ग्राफ भी क्या आएगा बेटा, स्ट्रेट लाइन ही आएगा, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के क्या हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, वो तो सही आएगा। इसका मैं अगर फाइंड करूँ AB परपेंडिकुलर अपॉन बेस स्लोप, तो क्या आएगा, AB अपॉन OB, मतलब इसका जो स्लोप है वो भी आएगा AB अपॉन OB, क्योंकि ये हमने एंगल लिया है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। बट यहाँ पे AB था इज इक्वल टू V, पर यहाँ पे AB है इज इक्वल टू I, तो I अपॉन ये OB यहाँ पे था I के इक्वल, यहाँ पे क्या है, V के इक्वल। तो अगर V अपॉन I इज इक्वल टू R है तो I अपॉन V इसका रेसिप्रोकल होगा, तो कहाँ इसके बराबर होगा, 1 अपॉन R के बराबर होगा, राइट। तो हम बोलेंगे स्लोप ऑफ IV ग्राफ इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, और वी कैन से रेजिस्टेंस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ IV ग्राफ। बट यहाँ पे VI ग्राफ में क्या होगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अगर VI ग्राफ दिया हुआ बेटा, उसमें से हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो उसका स्लोप निकाल के उसका रेसिप्रोकल कर दो तो हमारे पास रेजिस्टेंस आएगा। अगर IV ग्राफ दिया हुआ है, हमने उसमें से रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, उसका सीधा ही स्लोप निकालेंगे और वो इक्वल टू क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो कुछ बुक्स में ये IV बोला हुआ है, ये VI बोला है, तो अब मैंने आपको दोनों ही करवा दिए, तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ये याद रखना प्लीज़, ठीक है, राइट। क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम ऐसे देखें तो ऑब्वियसली डिफरेंट आएगा। अगर हम इधर I लेंगे इधर V लेंगे तभी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस आएगा, अगर हम इधर लेंगे V इधर लेंगे I तो वो 1 अपॉन R हो जाएगा। तो ये याद ध्यान रखना, अगर न्यूमेरिकल्स में या पेपर में कोई ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे V और यहाँ पे I दिया हुआ है, और वहाँ से पूछ लिया उन्होंने क्वेश्चन कि इसका रेजिस्टेंस क्या आएगा, तो आप बोलोगे 1 अपॉन स्लोप ऑफ दिस गिवन ग्राफ। अगर आपने VI IV नहीं भी लिखना तो गिवन ग्राफ लिख देना बस,
बस अगर v नीचे है i ऊपर है तो 1 अपॉन स्लोप आएगा, अगर i नीचे है v ऊपर है तो ओनली इज इक्वल टू स्लोप आएगा। क्लियर? ओके, तो मैं इन दोनों को एक चीज़ पेज पे लिख रहा हूँ, आप रिजल्ट बना के प्रॉपरली, तो आपको समझ आ जाएगा कि ग्राफ से हमने ये कैसे कैलकुलेट करना है। तो मैं अगर हमने फाइंड करना है रेजिस्टेंस ऑफ आई वी ग्राफ, अभी आपको आई वी पता लग गया होगा कि आई वी ग्राफ से रेजिस्टेंस कैसे पता लगेगा फ्रॉम आई वी ग्राफ। तो कैसे होगा बेटा वो, आई वी ग्राफ का रेजिस्टेंस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ, ठीक है। बट द रेजिस्टेंस फ्रॉम VI graph can be calculated as 1 upon slope of VI graph। तो ये याद रखना, और आई वी वी आई माइंड में रखना। अगर नहीं भी रखा जाए स्कूल में डिफरेंट करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप ये याद रखना कि जो एक्स एक्सिस में, अगर एक्स एक्सिस में v लिखा हुआ है तो 1 अपॉन स्लोप आएगा, अगर एक्स एक्सिस में i है और v वाई एक्सिस में है तो इज इक्वल टू स्लोप आएगा। बस ये याद रख लेना, ठीक है। अगर आप आई वी वी आई नहीं लिखना चाहते तो आप गिवन ग्राफ लिख सकते हो, गिवन ग्राफ, ठीक है। ओके ना, अभी हम बात करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में, क्योंकि अभी हमने ओम्स लॉ के बारे में तो बात कर ली, अभी रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। शायद आपको कुछ समझ भी आ गया होगा कि रेजिस्टेंस होता क्या है। एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है किसी भी कनेक्टर की, ठीक है। तो ये किसी भी कनेक्टर की प्रॉपर्टी है बेटा, विच अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू इट। याद रखना, कोई भी कनेक्टर, कोई भी तरह का, किसी भी तरह कनेक्टर है, चाहे वो एल्यूमिनियम का बना हुआ है, चाहे वो सिल्वर का बना हुआ है, हम बोलते हैं कि सिल्वर इज़ द बेस्ट कनेक्टर, राइट बेटा। उसमें भी अगर हम करंट जितना फ्लो करवाना चाहेंगे वो कभी भी उतना फ्लो नहीं करेगा। आपको मालूम है आयरन इज़ अ पुअर कनेक्टर, नॉट द बैड कनेक्टर, इट्स अ पुअर कनेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आयरन। आप बोलोगे सर आयरन में से तो करंट पास हो जाता है, बेटा मैं बोल रहा हूँ पुअर कनेक्टर, मैं ये नहीं बोल रहा इट इज़ एन इंसुलेटर, नहीं। जो बैड कनेक्टर हैं वो होते हैं इंसुलेटर्स। जो पुअर कनेक्टर्स हैं ना, उनका मतलब ये है कि वो कनेक्ट तो कर रहे हैं, उनमें से करंट तो पास होएगा, बट वो जितना अमाउंट में पास होना चाहिए उतना नहीं होएगा, जितना हम उसको दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, वो उससे बिल्कुल बहुत कम होगा। और इसमें सिल्वर इज़ द बेस्ट कनेक्टर हम बोलते हैं, सिल्वर सबसे ज़्यादा बेस्ट कनेक्टर है, एल्युमिनियम है, उसके बाद फिर कॉपर है, ठीक है। सिल्वर बेस्ट कनेक्टर क्यों है, उसका मतलब ये है कि सिल्वर का रेजिस्टेंस बहुत कम है, मतलब उसमें से जितना हम करंट पास करवाएंगे, अगर हम 100 एम्पीयर करंट पास करवाना चाहते हैं तो उसमें से अबाउट 90 या 95, 80, 85 ऐसा पास हो जाएगा, तो वो मैक्सिमम पास हो रहा है, ठीक है ना। तो वो क्या हो गया बेटा उसका, वो इसलिए वो बेस्ट हो गया। और जो आयरन है, अगर हम उसमें 100 एम्पीयर करंट पास करवाना चाह रहे हैं, पास कितना हो रहा है, सिर्फ 50, 40, 60, तो इसलिए बाहर तो कम आ रहा है, पास प्रोवाइड हम ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसलिए वो क्या है बेटा, पुअर कनेक्टर है। ये क्यों होता है, किस वजह से होता है, रेजिस्टेंस क्यों क्रिएट होता है, कि करंट जितना हम फ्लो करवाना चाह रहे हैं वो उतना फ्लो क्यों नहीं कर पा रहा, उससे हमेशा कम ही क्यों होता है, ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आएगा। अभी हमने किया था, मैं आपको ऐसे, चलो पहले समझाता हूँ, बाद में पहले ये लिखवा दूँ कि रेजिस्टेंस क्या है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कनेक्टर to oppose the flow of electric charge through it। फ्लो के साथ हमेशा थ्रू वर्ड लगेगा, थ्रू इट, विच अपोज। कैसे अपोज करेगा, जो कि बंदा है रास्ते में खड़ा है भाई, लेके कुछ शील्ड लेके अपने पास कि हाँ मैं तेरे को रोकूंगा, तू जाके दिखा यहाँ से, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। हमने किया था, मैं आपको समझाया रेजिस्टेंस कैसे प्रोड्यूस होता है या कैसे होता है। ये कोई बंदा नहीं है या कोई एजेंट नहीं है कि शायद रास्ते में खड़ा होगा कि रोकेगा कि हाँ मैं मुझको जाने नहीं दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी यहाँ पे क्या पढ़े हैं सभी, यहाँ जगह पे इलेक्ट्रॉन्स पढ़े हैं, ठीक है। अभी सपोज मैंने इसको बैटरी के साथ ज्वाइन कर दिया, ये कनेक्टर है या कोई वायर है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। मैंने कोई की नहीं लगाई, सिंपल सर्किट बनाया है, कनेक्टर है ए बी, इसके साथ मैंने बैटरी लगाई, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लगाई,
पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, ये बन गया नेगेटिव एंड बी बिकम्स नेगेटिव एंड ए बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ए, ये नेगेटिव चार्ज हमेशा ए की तरफ जाएगा, लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, राइट। तो जब ये सारे ए की तरफ जाएंगे तो इनके बीच में आपस में क्या होंगी, कोलिजन्स भी होंगी, ये टकराएंगे आपस में। जब कोलिजन होगी तो जो इलेक्ट्रॉन स्मूथली इधर जा रहा था वो प्रॉपरली इधर नहीं जा पाएगा, तो उसको थोड़ा रुकावट का सामना करना पड़ेगा। तो कोलिजन करके फिर थोड़ा वापस आ जाएगा या रुक जाएगा, फिर उसको पुश मिलेगा पीछे से, फिर वो आगे जाएगा, फिर रुक जाएगा थोड़ा सा, फिर आगे जाएगा। तो जो बीच में रुक रहा है ना, बिकॉज ऑफ द कोलिजन्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। और एक चीज़ और बता रहा हूँ अभी आपको मैं, सुनो। जो मेटल है ना, मेटल का बना होता है कंडक्टर, ठीक है। जो मेटल है ना, मेटल में दो चीज़ें होते हैं। सपोज ये एक मेटल की प्लेट है या कंडक्टर है, मैं पता है हमें, जैसे हमारे पास सपोज एल्यूमिनियम है, मैं एल्यूमिनियम की एग्जांपल ले रहा हूँ। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। आप बोलोगे सर फिजिक्स में केमिस्ट्री कहाँ से आ गई, आएगी, सुनो। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगी 283, राइट। तो इसका मैं अगर शेल बनाऊंगा तो ऐसे आएगा, वो सेंटर में न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, राइट। इसमें 2, इसमें 3, 4, 5, 6, 7, 8 और लास्ट में कितने, 3, राइट। तो जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, ये मेटल है, मेटल के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट। किया था हमने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में शायद, फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। पता है हमें कि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं उनको बोलते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज दे आर फ्री टू मूव एंड बिकॉज दे आर नॉट स्ट्रिक्टली बाउंड बाय द न्यूक्लियस, राइट। तो वो फ्री मूव करने के लिए फ्री होंगे। और इन आउटर इलेक्ट्रॉन को छोड़ के अगर हम अंदर वाले शेल्स, 2 शेल जो अंदर बचे हैं उनका, और न्यूक्लियस की बात करें, हमें पता है अगर इसका एटॉमिक नंबर 13 है तो इसके न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होगा, +13, क्योंकि इसमें 13 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। अगर हम लास्ट शेल को छोड़ दें तो अंदर वाले 2 शेल्स में, फर्स्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स अंदर वाले 2 इलेक्ट्रॉन में, इनको बोलते हैं इनर शेल्स, क्या बोलते हैं इनको, इनर शेल्स में कितने 10 इलेक्ट्रॉन हैं। और इसके ऊपर न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कितना है, +13। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स, ये चार्ज कितना है, +13। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज कितना है, 10, तो 10 -10 हो जाएगा। तो ओवरऑल और चार्ज कितना हो जाएगा बेटा, +3 हो जाएगा। मेरी बात समझने की कोशिश करना, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। एल्यूमिनियम है, एक पूरा एक एटम है उसका, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसकी, ये बनाया हमने कैसे शो होता है, क्योंकि पता है हमें प्रोटॉन्स हमेशा होते हैं न्यूक्लियस में, तो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज होगा +13। अगर हम इसके आउटर 3 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दें, क्योंकि वो फ्री टू मूव है, वो ज़्यादा स्ट्रिक्टली बाउंड नहीं होते इसके साथ, जब हम करंट पास करवाएंगे इसमें से तो ये तीनों मूव करेंगे, ठीक है। इसलिए ये क्या है, कनेक्टर है, क्योंकि चार्ज फ्लो करेगा। एंड इसके 2 जो इनर शेल्स हैं, मतलब ये फर्स्ट शेल और सेकंड शेल, के शेल, एल शेल, एम शेल होता है ना ऐसे। तो जो के और एल शेल हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, 10 है, 2 पहले में, 8 दूसरे वाले में, ठीक है। तो 10 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना आएगा, -10। और न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कितना है, +13। 13 - 10 टोटल ओवरऑल चार्ज क्या आ गया, +3 आ गया, मतलब पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो हम अगर इस पूरे के पूरे एटम को शो करना चाहें तो मैं इस पूरे पार्ट को जो मैं शेड कर रहा हूँ, 2 इनर शेल प्लस न्यूक्लियस को अलग शो करूँगा, क्योंकि ये तो मूव करेगा नहीं। मूव क्या करेगा, जब मैं इसको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूँगा तो क्या मूव करेगा, सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। तो मैं इसको ऐसे शो करूँगा बेटा, लाइक दिस, पॉजिटिव और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दिस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, जो इसमें क्या क्या है, 2 इनर इलेक्ट्रॉन है और एक क्या है, न्यूक्लियस है। इसको बोलते हैं हम कर्नल, KERNEL, कर्नल्स। तो जो कोई भी मेटल है हमारे, एक्चुअली जो पीरियोडिक टेबल है केमिस्ट्री में, उसमें अबाउट 90 मेटल्स हैं। मेटल्स, सभी मेटल्स की कंपोजिशन यही होती है कि उसमें होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये मूव कर रहे हैं। ये ऐसा होता है कि जैसे सपोज कोई लेक है और लेक में बहुत सारी बोट्स खड़ी हैं पानी में। जो बोट्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हैं, जो पानी है वो सारा किसका है, इलेक्ट्रॉन्स का बना हुआ। ऐसा कंपोजिशन होती है हमेशा एक मेटल की, ठीक है।
क्लियर। और मेटल में होते हैं मेटालिक बॉन्ड। क्या होते हैं? मेटालिक बॉन्ड। थोड़ा सा केमिस्ट्री है। एक पॉजिटिवली चार्ज कर्नल का दूसरे पॉजिटिवली चार्ज कर्नल के इलेक्ट्रॉन के साथ जो अट्रैक्शन होगी, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव होगा, इसके इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होगा? नेगेटिव होगा। या इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव, इसके इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, ये सपोज इलेक्ट्रॉन इसका है नेगेटिव, तो इसमें जो अट्रैक्शन होगी उसको बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? मेटालिक बॉन्ड। जिसकी वजह से जो एटम्स हैं मेटल के वो एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। क्लोज होंगे तो वो सॉलिड फॉर्म में होंगे, क्योंकि इंटर पार्टिकल स्पेस कम होगी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो दिस इज़ द एक्चुअल कंपोजिशन ऑफ ईच एंड एवरी मेटल, चाहे कॉपर है, चाहे आयरन है, एनीथिंग। ठीक है, अभी सुनना मेरी बात। अभी जब मैं इसको बैटरी के साथ ज्वाइन करूँगा, सपोज मैंने बैटरी ज्वाइन कर दी, माइनस पॉजिटिव, ये सारा पॉजिटिव एंड बन जाएगा, ये सारा कौन सा बन जाएगा? नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें जब करंट पास होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो गया, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सारे के सारे किधर मूव करेंगे? टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड इधर को मूव करेंगे। जब ये इधर को मूव करेंगे तो रास्ते में ये एक तो एक दूसरे से टकराएंगे और दूसरा ये इन पॉजिटिवली चार्ज कर्नल से टकराएंगे। ठीक है, इनमें क्या क्या है? इनर शेल्स हैं प्लस न्यूक्लियस है। ठीक है, तो जब ये इसे टकराएंगे तो थोड़ा वापस जाएंगे या टकरा के स्लो हो जाएंगे। तो वो टकराने की वजह से बेटा वो इफेक्टिवली सारे के सारे जितने यहाँ से चले थे वो एक टाइम पे मान लो यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन चले थे एक सेकंड फर्स्ट टाइम पे, तो यहाँ पे नेक्स्ट सेकंड में 100 नहीं पहुँच पाएंगे, कुछ कम जाएंगे हमेशा। ठीक है, और याद रखना ये इलेक्ट्रॉन्स कभी यहाँ तक नहीं पहुँचते। ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रास्ते में जाते हैं और रास्ते में कोई और, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, मेरी एक फिंगर है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये रास्ते में जाएगा, इसके टकराएगा इससे, ये स्लो होकर वहीं आ जाएगा, ये फास्ट होकर वहाँ चला जाएगा, ये टकराएगा वो फास्ट होकर, मतलब वो एनर्जी आगे की आगे क्या करते हैं? ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे हमने किया था फिज़िक्स में इन द चैप्टर आई थिंक साउंड, कि जो वेव है वो सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र करती है, कभी भी मैटर ट्रांसफ़र नहीं करती। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ तक नहीं मूव करते। बच्चों को एक कंसेप्ट में लगता है हर बार कि इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करके वहाँ से यहाँ जाते हैं। ऐसा नहीं होता बेटा। हमारे घर में रूम में इलेक्ट्रिक स्विच लगा हुआ है जिसके साथ कोई ट्यूब या इलेक्ट्रिक बल्ब अटैच है। जब हम उसका स्विच ऑन करेंगे वो एकदम से स्विच बल्ब है वो ग्लो करेगा। वो ऐसा थोड़ी है कि इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से चले, फिर रास्ते में गए, बेचारे ट्रिप पे निकल गए और बल्ब तक पहुँचे, उसको उन्होंने बोला जाके कि हाँ भाई जल, है ना, रोशनी दे हमें। ऐसा कुछ नहीं होगा, वो वहाँ से नहीं जाएंगे वहाँ तक, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप सोच के देखो, कॉपर की वायर है वो कितनी कॉम्पैक्ट है, उसमें एटम्स कितने क्लोजली पैक्ड होंगे। वो खुद मूव ही नहीं कर पाएंगे बेटा, वो जस्ट वाइब्रेट करेंगे। क्या करेंगे? वाइब्रेट। और जो सॉलिड्स हैं उसमें हमें पता है कि मोशन ऑफ पार्टिकल्स हमेशा रेस्ट्रिक्टेड होता है, वो ज़्यादा मूव नहीं कर पाते, दे आर नॉट फ्री टू मूव। पर वो क्या कर पाते हैं बेटा? हमेशा वो हमेशा वाइब्रेट कर सकते हैं एक जगह पर खड़े हुए। जब वाइब्रेशन होगी तो वो एनर्जी क्या करेंगे? आगे के आगे ट्रांसफ़र करेंगे और ऐसे एकदम से बल्ब चल जाता है। ठीक है, सो प्लीज़ याद रखना, मेटल में ऐसे प्रोड्यूस होता है रेजिस्टेंस, इनकी वजह से ही होता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कोई बंदा नहीं है कि वो वहाँ पे शील्ड लेके खड़ा है, आगे कोई प्लेट लेके या तलवार लेके खड़ा है कि मैं तेरे को आगे जाने नहीं दूँ, तो आगे जाके दिखा। ऐसा कुछ नहीं है, उसका दुश्मन नहीं है। ये हर एक मेटल का अपना अपना रेजिस्टेंस होता है, हर एक का होगा, चाहे वो बेस्ट कनेक्टर है, चाहे वो पुअर कनेक्टर है, चाहे वो बैड कनेक्टर है। बस वो रेजिस्टेंस के ऊपर ही बेस्ड है। जिस मेटल का रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट ज़्यादा फ्लो करेगा और वो बेस्ट कनेक्टर बन जाएगा। जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा उसमें से ऑब्वियसली चार्ज फ्लो नहीं कर पाएगा इजीली, तो वो पुअर और बैड कनेक्टर बन जाएगा और वो इंसुलेटर बन जाएगा, जैसे वुड है, प्लास्टिक है। और जिसमें से थोड़ा बहुत फ्लो कर सकता है वो बन जाएगा पुअर कनेक्टर, जैसे कि आयरन। ठीक है, तो प्लीज़ रेजिस्टेंस के कंसेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको बहुत डिटेल में करवाया है। तो ये प्लीज़ समझ लेना, इसको दोबारा सुन लेना। अगर समझ नहीं आया मेरे को बता देना, मैसेज कर देना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको रेजिस्टेंस के बारे में ही बता दूंगा दोबारा से। ठीक है, तो अभी हम दोबारा यहाँ जाएंगे यहाँ पे रेजिस्टेंस पे। द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर to oppose the flow of electric charge through it, that is known as resistance, and it is given by R is equal to V upon I, or it can also be defined as, it is defined as the ratio of potential difference applied across the ends of the conductor to the electric current flowing through the conductor। इसको हम इसके बेस पे भी डिफाइन कर सकते हैं।
V अपॉन I के बेस पे, ठीक है। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। बेटा द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम, ओहम के नाम पे पड़ा ओम, एंड इसका सिंबल है ओमेगा, दिस इज अ सिंबल ऑफ ओहम, ठीक है। एंड इफ वी वांट टू डिफाइन इट, हाउ विल वी डिफाइन इट? नाउ लिसन प्लीज, लिसन इट केयरफुली नाउ, हाउ वी विल डिफाइन इट। 1 ओहम को अगर हमें डिफाइन करना हो तो हमें पता है कि R इज इक्वल टू V अपॉन I है, एंड रेजिस्टेंस 1 ओम कब होगा? जब ये पोटेंशियल डिफरेंस पता है हमें वोल्ट में होता है, करंट हमें पता है किस में होता है? एम्पियर में होता है। मैं उसके लिए A लिख रहा हूँ, ये आपको पता है पहले ही। तो ये क्या बन गया? तो हम बोलेंगे रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम, यहाँ लिख रहा हूँ प्लीज, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर is said to be 1 ओम का O बड़ा आएगा बेटा, if क्या आएगा 1 if potential difference of $1 is applied across its ends to make a current of 1 ampere। मेरी राइटिंग क्या करूँ यार, बहुत अच्छी है, प्लीज़ ध्यान दे लेना, समझ लेना मैं बोल रहा हूँ, वो समझ लेना। ऐसा तो नहीं है जो मैं बोलता हूँ वो भी समझ नहीं आता, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। प्लीज़, एम्पियर टू पास थ्रू इट। Resistance of a conductor is said to be 1 ohm if potential difference of 1 volt is applied across its ends। ये लिखना जरूरी है प्लीज़, वो पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, ठीक है। टू मेक अ करंट ऑफ 1 एम्पियर पास थ्रू, सॉरी मैं गलत लिख गया, फ्लो थ्रू इट, ठीक है। पास वर्ड नहीं यूज़ करना, फ्लो करना है, राइट। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। एंड कल हम करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में सॉरी करेंगे वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, कि हाउ टू वेरीफाई ओम्स लॉ, एंड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हम कल करेंगे, जो इस चैप्टर में यूज़ होंगी या ओम्स लॉ की वेरिफिकेशन में यूज़ होंगी। एक्टिविटी करेंगे पूरी परफॉर्म, एंड उसके बाद करेंगे हम ऑल्सो द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। कल वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद उस पर न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो इसके आज के लिए बेटा इतना ही, ठीक है। तो आई थिंक दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड द टॉपिक वेरी वेल। अगर कोई दिक्कत हुई बेटा मुझे बता देना, ओके। सो प्लीज़ एंड स्टे होम, स्टे सेफ बेटा, स्टे हेल्दी ऑल्सो, एंड प्लीज़ स्टडी वेल। अपने सभी सब्जेक्ट्स की स्टडी अच्छी तरह से कर लो। अभी आपके पास टाइम है, घर पे बैठ के पढ़ रहे हो तो बेटर है कि पढ़ लोगे, अच्छा है। जब स्कूल खुलेंगे तो एकदम से बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। कोई डाउट है कभी पूछ लेना। बाय बाय, टेक केयर।